चुनाव के नतीजे भी आ गए, चुनाव खत्म भी हो गया, नई सरकार भी बन गई, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन 12 दिन के बाद क्या हुआ? दर्शकों, 12 दिन के बाद एक बार फिर से ईवीएम के चिन्ह को बाहर निकाला जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि फिर से माहौल ईवीएम के खिलाफ बनाया जा सके। तो पहले राहुल गांधी और उसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू किया। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद इनके दफ्तरों में जश्न मन रहा था। आपको तस्वीरें याद होंगी, सब खुशी मना रहे थे। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नाम आप लिख लीजिए, ले लीजिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा यहीं पर। लेकिन आज 12 दिन के बाद ईवीएम का रौनक आना शुरू किया गया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा डिबेट शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो, सबका हिसाब होगा। एलन मस्क की एक पोस्ट के जरिए क्या विपक्ष ने फिर से ईवीएम के मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया है? इस बार का विपक्ष का प्रदर्शन चुनाव में बेहतर रहा है। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसा लग रहा था कि ईवीएम का बहाना नहीं होगा, ईवीएम की बातचीत नहीं होगी। 4 जून को परिणाम आया, नतीजे आए, आज 16 जून है। ठीक 12 दिन के बाद ईवीएम को फिर से बदनाम किया जा रहा है। ईवीएम सवालों के घेरे में है। तो एक सवाल मेरे जहन में यह दौड़ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो भी ईवीएम का राग अलापा जाता? नहीं, अगर ईवीएम इतना ही खराब था, आप अपनी जीत का जश्न क्यों मना रहे थे? आपको 99 सीटें मिल गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी का रुतबा मिल गया। अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, तब ईवीएम का राग क्यों नहीं अलापा गया? और कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता कह दें कि भाई ईवीएम की वजह से 37 सीटें हमने जीती हैं। राहुल और अखिलेश की पोस्ट ने, सवाल ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि क्या वाकई ईवीएम की पारदर्शिता सवालों में है, और क्या कभी भी, और मेरे कहने का मतलब भी यही है, क्या कभी भी ईवीएम की रार भारत की सियासत में, भारत की राजनीति में खत्म हो पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ आज की डिबेट, और आज की डिबेट में बड़ा पैनल भी मौजूद होगा। लेकिन मैं पहले सवाल आपके सामने रख देता हूं, सवाल आपको बता देता हूं आज के डिबेट में क्या सवाल रहने वाले हैं। आखिर विपक्ष ईवीएम को विलन बनाने की तैयारी में क्यों है? मंशा क्या है? नतीजों के 12 दिन बाद विपक्ष की नींद क्यों टूटी है? आपने उसी दिन नतीजों को चैलेंज क्यों नहीं किया जिस दिन 4 तारीख को नतीजे आए थे? सवाल उठाने में परहेज नहीं है, मैं सवाल उठाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपके सवाल के पीछे का बेसिक फैक्ट क्या है? आपके सवाल के पीछे के इरादे क्या हैं? और सवाल नंबर 3, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो भी क्या ईवीएम ही दोषी होती? इसी पर एक बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। ईवीएम फिर सुर्खियों में आई। अमेरिका से भारत तक सियासत गरमाई। मस्क के ट्वीट से निशाना, ईवीएम फिर बना हार का बहाना। पहले राहुल, अब अखिलेश, ईवीएम पर छिड़ा सियासी कलेश। देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। नतीजा आने के 12 दिनों तक पाक साफ बची ईवीएम फिर दागदार हो गई। ईवीएम की साख पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी के एक ट्वीट ने ईवीएम के जिन्न को फिर से जिंदा कर दिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क के एक्स पर की गई पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला दिया और ईवीएम पर सवाल खड़े किए।
राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। जैसी उम्मीद थी, लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम के मुद्दे पर सियासत जरूर होगी। विपक्ष हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेगा, लेकिन इस बार विपक्ष की सीटें पहले के मुकाबले बेहतर थीं, तो कांग्रेस भी 99 तक पहुंच गई और समाजवादी पार्टी तो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। इसीलिए ईवीएम का जिक्र आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आखिरकार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने ही लगे। हालांकि चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि अब विपक्ष को ईवीएम की याद नहीं आएगी। किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की। दरअसल इस बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने की शुरुआत एलन मस्क के ट्वीट के साथ हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई द्वारा हैक होने का खतरा भला छोटा लगे, लेकिन यह अभी भी बहुत अधिक है। एलन मस्क की इसी पोस्ट को राहुल गांधी ने रीट्वीट किया और ईवीएम के मुद्दे को फिर उछाल दिया। अब चुनाव के बाद जैसे ही राहुल गांधी ने ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, सियासत गर्मा गई। बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की पोस्ट पर पलटवार करते और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही लिखा कि एलन मस्क या जो भी कोई सोचता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो उन्हें भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए और इस पर विचार भी करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी मस्क से भारतीय लोकतंत्र की शिकायत आखिर कर क्यों रहे हैं? मस्क आखिर क्या कर सकते हैं? या फिर दुनिया के सामने रोना और भारत को नीचा दिखाना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। हमारे यहाँ अभी चुनाव हुए और भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार इस वंशवाद को खारिज कर दिया। एलन मस्क के ट्वीट के बाद भारत की सियासत भी गर्मा गई है। मस्क के इस बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। मस्क के बयान में कोई सच्चाई नहीं है, उन्हें भारत आकर कुछ सीख लेनी चाहिए। राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम के तमाम गुण बताए। उन्होंने कहा कि मस्क के कहने का मतलब ये है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बन सकता। उनकी सोच गलत है। सोशल मीडिया पर ईवीएम का मुद्दा छाया तो भला अखिलेश यादव कैसे पीछे रहते। यूपी में समाजवादी के अच्छे प्रदर्शन से गदगद अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह आखिर क्या है? ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। लोकसभा की चुनावी लड़ाई अब खत्म हो गई है, नई सरकारें बन गई हैं। इस बार बीजेपी की सीटों में कुछ कमी जरूर आई है। इंडिया गठबंधन अपने प्रदर्शन से गदगद है, लेकिन सत्ता से दूरी की कसक साफ नजर आती है। नतीजों के आने के बाद ईवीएम को लेकर चुप्पी साधने वाले विपक्ष के नेता अचानक से फिर ईवीएम पर मुखर हो गए। ऐसे में सवाल यही कि आखिर क्या ईवीएम केवल सियासी मुद्दा बन गया है? क्या हार का ठीकरा फोड़ने की एकमात्र वजह बन गया है? सवाल ये भी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो वो भी ईवीएम और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाते।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। मणिशंकर पांडे, प्रवक्ता एलजेपीआर, हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर आर के मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। विनय सिंह बिन्नू, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एक विदेश का आदमी चाहे जो कुछ भी बोल रहा हो, भारत का है भी नहीं, विदेश का व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो अपने इंटरेस्ट को लेकर ही बयान देते हैं। अक्सर ही देखा जाता है बिजनेस माइंडेड है, वो बिजनेस को लेकर ही चलते हैं। ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनी को पेड बना दिया और उसके बाद उस पर पेड के फीचर्स लगा दिए। तो बहुत सारी चीजें, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, वो डिबेट का दूसरा पहलू है। मैं मिश्रा जी सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि नतीजों को स्वीकार करके उस पर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है या फिर ईवीएम पर सवाल उठाया जा सकता है? मिश्रा जी देखिए विवेक जी, आज मुंबई से प्रकाशित होने वाली संडे मिड डे में एक खबर छपी है बहुत विस्तार से, और वो खबर ये बताती है कि 14 जून को एक एफआईआर किया गया। एफआईआर किसके खिलाफ किया गया? मंगेश पंडिलकर के खिलाफ, जो रविंद्र वायकर के संबंधी हैं। और ये रविंद्र वायकर कौन है? ये शिवसेना के उम्मीदवार हैं जिन्होंने मुंबई नॉर्थ वेस्ट से 48 वोट से चुनाव जीता। और पुलिस का आरोप है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, पुलिस का आरोप है कि उस मंगेश पंडिलकर के पास जो फोन था वो वहां ईवीएम से कनेक्टेड था, उससे ओटीपी जनरेट किया गया और ईवीएम को अनलॉक किया गया, जो नेस्को सेंटर में 4 जून को यूज किया गया था। और उसमें पोस्टल बैलेट सिस्टम को भी अनलॉक किया गया। ये पुलिस का कहना है, जो आज के संडे मिड डे में बहुत विस्तार से छपा है, और हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट के साथ उस आर्टिकल को भी लगाया है, आप वहां से देख भी सकते हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो अमोल कीर्तिकर हैं वो पहले वहां चुनाव जीत रहे थे, और जब ये पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ किया गया तो एक वोट से जिनको विजयी घोषित कर दिया गया था उनको कुछ ही देर बाद 48 वोट से पराजित घोषित किया गया, और वो शिवसेना शिंदे गुट के सदस्य हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो एक एग्जांपल है। आपने जो खबर बताई उसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिटी कर देता हूं। पुलिस ने बताया कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं। नहीं, तो ईवीएम मशीन पीठासीन अधिकारी अनलॉक करता है, कोई दूसरा अनलॉक कर नहीं सकता है। तो फोन का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, ईवीएम को हैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था। मिश्रा जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसको प्लीज दोनों को अलग अलग रखिए। मिश्रा जी देखिए, मैं विवेक जी वही कह रहा हूं कि ये तो सामने आया, पुलिस ने एफआईआर भी किया है कि एक बाहरी व्यक्ति के पास कोई फोन है जिससे ईवीएम कनेक्टेड है, जिससे ओटीपी जनरेट किया गया और जिससे उस ईवीएम को अनलॉक किया गया। ये अपने आप में बताता है कि दुरुपयोग संभव है। एक तो ये बात सर, दुरुपयोग संभव नहीं है। इसमें कहा गया है कि मतगणना केंद्र के अंदर फोन का इस्तेमाल किया गया था, फोन के इस्तेमाल को लेकर यह केस हुआ है, न कि ईवीएम छेड़छाड़ या ईवीएम हैकिंग को लेकर केस हुआ है। मिश्रा जी, अब पता नहीं आपके पास कहां से जानकारी और कैसी जानकारी है, लेकिन मैं जो रिसर्च करके आया हूं उसके मुताबिक फोन के गलत इस्तेमाल को लेकर यह केस दर्ज हुआ। मिश्रा जी, विवेक जी, संडे मिड डे का वो रिसर्च पेपर भी मेरे सामने है, उसमें साफ ये कहा गया है कि उस मोबाइल फोन से एक ओटीपी जनरेट किया गया जिसको उस ईवीएम से कनेक्ट किया गया था और उसको अनलॉक किया गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये पारदर्शिता पे संदेह बताने के लिए पर्याप्त है, और पुलिस ने 14 जून को एफआईआर भी किया है और वहां उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी किया गया है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। एलन मस्क ने क्या कहा? आप देखिए कि अमेरिका को भी हम लोग तकनीकी रूप से बहुत संपन्न मानते हैं, और वहां पे अभी जो कुछ राज्यों में आपको पता होगा कि ज्यादातर जगह पर वहां पर ईवीएम पे बैन है, लेकिन कुछ स्टेट्स, चूंकि वहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम नहीं, मैं उधर जा ही नहीं रहा। आरके मिश्रा जी, आप मुझे बता दीजिए ना, ईवीएम अगर हैक हो जाता तो 30 सीटें बीजेपी की कम क्यों रह जाती? बीजेपी 272 या 273 करवा लेती ना अपना इजिली। मैं एकदम टू द लाइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, कोई इधर उधर की बात नहीं। 30 सीटों को मैनेज करना 543 में अगर ईवीएम हैक हो सकता है, क्या ये मुश्किल है? मुझे बताइए। कोई भी सरकार, सिटिंग गवर्नमेंट, अगर उसके पास ईवीएम हैक की तकनीक है तो वो 30 सीटें कम रह के क्यों रह जाएगी गवर्नमेंट में? जहां पर आप लोग कह रहे हैं मोदी हार गए और मोदी की ताकत कम हो गई, अब गठबंधन की बैसाखी पर उनको चलना होगा।
विवेक ये दोनों विवेक बातें जी, कैसे हो सकती है मिश्रा जी? मुझे ये समझा दीजिए, दर्शकों को बस ये समझा दीजिए। उसके अलावा मैं एलन मस्क पे डिबेट करूंगा तो फिर मैं बहुत लंबी डिबेट कर दूंगा। मैं शाम में 7-8 बजे तक आप लोगों को डिबेट में लेके बैठ जाऊंगा, मैं उधर जाना नहीं चाहता। आर के मिश्रा जी, मुझे इस बात पे बताइए, 241 सीटें क्यों रह गई? आपकी सीटें 99 कैसे बढ़ गई? अयोध्या की सीट कैसे हार गए? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी सीट पार्टी कैसे बन गई? उत्तर प्रदेश में आपका रिवाइवल कैसे हो गया? जहां आप एक सीट पर थे वहां आपकी सीटें बढ़कर 7 के करीब चली गई, कैसे हुआ है बताइए मुझे? ईवीएम हैकिंग से हुआ। तो ये अगर कहा जाए कि विपक्ष ने ईवीएम हैक करवाया था, विपक्ष ने लोकल अधिकारियों को सेट कर दिया था, कल को बीजेपी कहने लगे। ऐसा है विवेक जी कि आपके ये बहुत जोर से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं ये कह हमेशा रहा जोर हूं, से कहता हूं आर के मिश्रा जी, आपके साथ मैं पहली बार कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं। आप लोग बार बार अगर ईवीएम हैकिंग कहेंगे, ईवीएम हैकिंग के लिए तो 2017 में चुनाव आयोग ने भी बुलाया था। क्यों नहीं चली गई थी कांग्रेस पार्टी ईवीएम हैकिंग में? सिर्फ 2 पार्टियां गई थी। अरे विवेक जी मैं जो कह रहा हूं वो बात सुनिए कि ये जो एलन मस्क के ऊपर इतनी चर्चा हुई है, अमेरिका में भी कौन है ईवीएम एलन पर मस्क? संदेह जताया है। अरे भाई, ठीक है, अमेरिका और कौन है वहां पे- भारतीय लोकतंत्र के बारे में राय देने वाला? हम अपने अंदरूनी मामले खुद से सुलझा सकते हैं। हमें अमेरिका और एलन मस्क की राय नहीं चाहिए। आर के मिश्रा जी, आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग लीजिए एलन मस्क से राय। विवेक एलन मस्क वो आदमी है जिन्होंने विवेक जी। सोशल मीडिया पर फ्री वॉइस डालने के लिए भी पैसे लगा दिए। ट्विटर का अच्छा, ब्लू विवेक टिक जी। लेने के लिए आपको पैसे लेने पड़ते हैं। पहले जर्नलिस्टों को फ्री में ब्लू टिक मिला करता था, नेताओं को मिला करता था, आपको भी मिला होगा, पता नहीं शायद मुझे। सबके हटा दिए। ये फ्री वॉइस का ये मैं इसलिए कह रहा था, मैं उधर जाना नहीं चाहता मिश्रा जी। ये जो बोलने की आजादी और स्वतंत्रता वाली बात करते हैं ना एलन मस्क और ये वो लंथन दिस दैट, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इसी एलन मस्क ने हम लोगों की आवाज को दबाने का काम किया। सारे जर्नलिस्टों के ब्लू टिक हटा दिए और फेक अकाउंट को ब्लू टिक बांट दिए पैसे लेकर। ये एलन मस्क है। मैं इसलिए कह रहा हूं मिश्रा जी, मैं देखिए एलन मस्क पे डिबेट नहीं करना चाहता हूं। वो कितने फ्री स्पीच को सपोर्ट करते हैं ये दुनिया जानती है। मुझे ये बताइए कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है? आप लोगों ने ईवीएम हैक का मुद्दा फिर से कैसे उठाया, बताइए। विवेक जी एक बात बताइए, आप इतने जोर शोर से वकालत करते हैं, कल को अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो आप दर्शक के सामने इसी जोशो खरोश से माफी मांगेंगे? बिल्कुल। आप इसी जोशो खरोश के साथ क्यों नहीं गए 2017 में, जब ईवीएम हैक करने के लिए चुनाव आयोग ने 10 दिन का वक्त दिया था? एक भी दिन चले जाते आप जोशो खरोश के साथ। फिर आप लोगों ने माफी क्यों नहीं मांगी कि भैया हम नहीं गए, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हम ईवीएम हैक नहीं कर पाए? सिर्फ 2 दलों ने आवेदन किया था। आपको शायद उन 2 दलों के नाम भी याद नहीं होंगे। 2017 का वाकया है सर। ऐसा है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान को मैंने हमारी बात चुनौती आपको नहीं तीखी दे रहा लगी हूं। तो आप हम पर हमला शुरू कर दीजिएगा। हमारी बात ठीक है, तीखी लगी, हमारी बात तीखी लगी तो हम पर हमला शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया, यही तो नैरेटिव अरे है आप भाई, लोगों का। यही नैरेटिव है ना मिश्रा जी? तो आप तो खुद प्रवक्ता बन के मैं बैठे, आप नहीं, बात मैं तो जब बीजेपी कीजिए, से आप सवाल बोलने मैं कहाँ जब देते बीजेपी हैं? से आप सवाल तो करता हूं बोलते तब तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं तो आप मुझे ज्ञान ही बता देते हैं, मुझ पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर देंगे। अभी बोलेंगे आप प्रवक्ता बन जाइए। व्याख्यान देते रहिए, मत बुलाइए दूसरे को, आप ही अपना व्याख्यान देते रहिए यहाँ पे बैठ के। तो जवाब दीजिए ना, आप एलन मस्क पे क्यों जा रहे हैं? मैं जवाब दीजिए आप। नहीं, आप जवाब दीजिए आप। मैं एलन मस्क पे मत जाइएगा प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए बताइए। देखिए ऐसा है कि मीडिया भी अपना चतुर्थ स्तंभ होते हुए ना, जब एक पक्षीय हो जाता है तो विपक्ष को उससे भी परेशानी होती है। ठीक है ना? मैं यही कह रहा था। आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता लालकृष्ण आडवाणी पे इस पर सवाल उठाया था कि नहीं? सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया था कि नहीं? जुवेल नरसिंहा ने इस पे पुस्तक लिखी थी कि नहीं? क्या ये तथ्य नहीं है? तो आप उनके ऊपर तो इस तरह से नहीं चिल्लाते हैं, लेकिन विपक्ष का कोई नेता एक सवाल खड़ा कर दे। नहीं, एलन मस्क कब से विपक्ष का नेता हो गया मिश्रा जी? मैंने एलन मस्क के खिलाफ आक्रोश जताया, मैंने आप लोगों के खिलाफ आक्रोश नहीं जताया। मैंने अपने ओपनिंग एंकरिंग में भी यही कहा, ओपन रिमार्क में, कि मैं सवाल के खिलाफ नहीं हूं। आप लोग तो पहले ही मुकदमा चला के जजमेंट दे के कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके निश्चिंत हो जाते हैं। ये कौन सा पक्षपातपूर्ण मीडिया का काम है बताइए? सर आप निजी हमला, देखिए आप है। निजी हमला कीजिए, मुझे मेरी सेहत पर से कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? अगर हैक किया जा सकता है तो आप लोग गए क्यों नहीं? मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, काफी देर से आपसे बातचीत हो। फाइनल आपका रिमार्क बताइए मिश्रा जी, फिर मैं आगे जा रहा हूं दूसरे मेहमानों के पास। देखिए मेरा सिंपली ये कहना है कि अगर ये इतनी ही अच्छी व्यवस्था होती तो नीदरलैंड, जर्मनी जैसे देश जिन्होंने पहले प्रारंभ किया था, वो वापस बैलेट पेपर पर नहीं जाते। कुछ ना कुछ खामी रही है, तभी आप देख रहे हैं
कि जापान जो ईवीएम बनाता है वो अपने यहाँ बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों करवाता है, सर, और इटली, नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देश सर, इस पर चुनाव आयोग की दलील, फिर मैं अपने बिहाफ से नहीं बोलूंगा। चुनाव आयोग, मिश्रा जी, चुनाव आयोग की दलील है कि 140 करोड़ देश वाली आबादी में 6 महीने तक बैलेट पेपर से प्रोसेस चलता रहेगा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग यह भी कहता है कि बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं फिर से बढ़ जाएंगी, धनबल के आधार पर चुनाव जीतने की जो स्थिति है उसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं आपसे दोबारा सवाल लेने के लिए आऊंगा, क्या ईवीएम के बगैर चुनाव कराना संभव है? इस सवाल पर बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं। धनंजय गिरी जी, ईवीएम को लेकर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ईवीएम के अलावा विकल्प है? क्यों नहीं सारे मशीनों में वीवीपैट की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए कि जितने भी ईवीएम का इस्तेमाल हो उतने वीवीपैट का इस्तेमाल हो, इससे तो पारदर्शिता और बढ़ जाएगी। धनंजय गिरी जी। विवेक जी, देखिए, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम की बनाई गई कांग्रेस ने आज एलन मस्क के ट्वीट को लेकर के सवाल उठाया। तो मैं आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज से करीब 3000 साल पहले सेल्यूकस की कन्या से विवाह के समय जो शर्तें रखी थी, आज वो प्रासंगिक हो जाता है। अब कांग्रेस जो बातें उठा रही है, इसको लेकर के आपने जो कहा कि 2 दल गए थे, चुनाव आयोग ने जब कहा कि आकर के बताइए, उस 2 दलों ने भी ये कहा कि हम इस प्रक्रिया को समझने आए हैं। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम इसको हैक करने के आप कोशिश भी करेंगे। स्टैंड अलोन मशीन है और इसमें किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती। जो अखबार ने लिखा उसको चुनाव आयोग ने खुद का नोटिस कर दिया है। कांग्रेस लगातार इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश की और उस जनता का भी अपमान कर रही है। चुनाव आयोग का तो अपमान कर ही रही है, किसी संवैधानिक संस्था को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है। और इस देश में माल प्रैक्टिसिंग करने के लिए इलेक्शन में एक सीटिंग प्राइम मिनिस्टर को अगर सजा हुई है तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को हुई है। उन्होंने चुनाव को प्रभावित किया था, ये कोर्ट से प्रूफ था। कांग्रेस इस तरह के काले कारनामे करने की पुरानी आदी है। और जो आप कह रहे हैं, लालू यादव बिहार में कहा करते थे कि चुनाव में जिन निकालता हूं, मैं बूथ से बैलेट से जिन निकालता हूं, बूथ कैप्चरिंग, कई तरह की घटनाएं, अपराध होते थे। और अब जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम जजमेंट दे दिया, अभी चुनाव आयोग चुनाव हुए हैं, तो आप कहिए कि भाई कर्नाटका का हमारा चुनाव गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। तेलंगाना में जो हम जीते उसको नहीं मानते हैं। 99 जो सीटें आई उसको आप नहीं मानते हैं। नहीं, उनका नहीं। और सिंपल सा आरोप यह है कि ईवीएम का इस्तेमाल करके बीजेपी ने तीसरी बार गवर्नमेंट बना ली है। तो क्या आप लोगों ने ईवीएम का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो उनको ये बताना चाहिए कि जब पहली बार 2004 में पूरे देश में पहली बार चुनाव हुआ, जब उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो क्या उन्होंने ईवीएम हैक किया था? 2009 में क्या उन्होंने ईवीएम हैक किया था? कर्नाटका में क्या उन्होंने ईवीएम हैक किया? क्या उन्होंने हिमाचल में किया? क्या आंध्रा में किया? तो इसका भी जवाब दे। मीठा मीठा गब गब, कड़वा कड़वा थू, तो ये कैसे हो सकता है? आप दोहरा मापदंड कैसे रख सकते हैं? आपका चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है कर्नाटका में, तमिलनाडु में ठीक काम करता है, केरल में ठीक काम करता है, हिमाचल में ठीक काम करता है, और जैसे ही भाजपा जीतती है तो ठीक काम नहीं करता। आपका मुनाफत और मक्कारी झूठ के मुकाम पर यहां तक पहुंचे। यहां भी जो पहुंचे झूठ के, वो 1-1 लाख रुपए का लोग करके रसीद घूम रहे हैं। जो आपके कार्यालयों के बाहर भीड़ लगी है, उसका जवाब पहले आपको देना नहीं है। आपने कर्नाटका में जाकर के 3 रुपए दाम बढ़ा दिए तेल के। जनता आपसे पूछना चाह रहे कि भाई खटाखट वाले कहां हो, तुम दाम फटाफट बढ़ाए जा रहे हो। तो आप उसको डाइवर्ट करने के लिए एलन ऑक्टेवियो ह्यूम की कांग्रेस को एलन मस्क ने एक नया झुंझुना थमा दिया, जिसको लेकर के आप इस देश के लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। आपने इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को और उस जनता का भी अपमान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो केस, महाराष्ट्र वाला पंडिलकर वाला केस आपने सुना होगा, जहां पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा था। तो क्या वो एक पैटर्न नहीं हो सकता है कि उससे ईवीएम तक पहुंचा जा सकता है? या फिर आप कह रहे स्टैंड अलोन है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज किया और कह रहे हैं कि ओटीपी जनरेट करने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, उसकी एफआईआर की डिटेल मैंने मंगवाई अभी। देखिए, वो बिल्कुल मोबाइल फोन के इस्तेमाल का मामला है और सारे लोग जानते हैं, जो लोग भी चुनाव लड़े हैं या चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं, कि उस मशीन में कोई ओटीपी की जरूरत ही नहीं होती है। और जब तक जो चीजें चल रही है जांच प्रक्रिया सामने आने दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस कितनी बार काली कालिमा और कितनी कालिमा अपने चेहरे में लगाना चाहती है पता नहीं, और उस देश की जनता का अपमान कर रही है जिसने उनको गलती से 99 सीटों पर पहुंचा दिया। ठीक है, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी और मणिशंकर जी को स्क्रीन पर लेकर आइएगा, उसके बाद बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगा, उसके बाद बिन्नू जी का रुख करूंगा। प्रेम कुमार जी, क्या वजह है? देखिए, प्रैक्टिकली 2 चीजें हैं, या तो ईवीएम से वीवीपैट का 100% मिलान हो जाए,
वो ज्यादा सही है। बैलेट बॉक्स की तरफ जाने की बात की जा रही है और ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया जा रहा है। तो इसमें दो चीजें जो मुझे लगती है हो सकती है। पहली बात तो ये कि एक सवाल अगर विपक्ष उठा रहा है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। उसको एड्रेस कौन करेगा? उसको एड्रेस चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग पहले भी एड्रेस करता रहा है, पहले भी कोशिश की इस मिथ्या को दूर करने की, इस कंफ्यूजन को दूर करने की, इस एलिगेशन को खत्म करने की, और आज भी कोशिश करता रहा है। आज भी चुनाव आयोग की बाइट आई है महाराष्ट्र से, जहां उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में संज्ञान लेंगे और उस आदमी पर केस करेंगे जिसने कहा है कि ओटीपी के जरिए जो भी हो सकता है। दूसरी बात यह कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल मानी जाती है, और चुनाव आयोग जिस तरह से भारत में चुनाव कराता है वो भी एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया में दिया जाता है। तो दोनों को डेंट पहुंचाने की कोशिश है या फिर कोशिश ये है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो? क्योंकि अगर कोशिश ये होती सुधार वाली तो 2015 से ये सवाल उठाए जा रहे हैं और उसके पहले से भी, जैसे कि मिश्रा जी ने कहा कि आडवाणी जी ने भी और यशवंत सिन्हा जी भी सवाल उठाए, तो उसके पहले से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए विवेक जी, हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया में आदर्श है। यहाँ की चुनाव प्रक्रिया बहुत महान है, सब महान है, लेकिन जो सवाल आज पैदा हो रहे हैं उससे वो महानता पर ही प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि ये जो भी सवाल उठ रहे हैं, भाई पुलिस ने मामला सामने लाया, पुलिस ने बताया, तो उस जो सामने आया उसको कौन उठाएगा? कायदे से तो बीजेपी को भी बोलना चाहिए ना, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में अगर कोई सवाल उठते हैं तो सबसे जुड़ा ये मामला है, हर पार्टी को बोलना चाहिए। और ये बात कि बीजेपी हारेगी तभी ईवीएम खराब है, ऐसा भी तो नहीं साबित हो सकता ना कि बीजेपी हारेगी तभी ईवीएम खराब है। और ये भी आश्चर्य का विषय है कि इस देश में बीजेपी को छोड़कर किसी और पार्टी को उतना विश्वास ही नहीं है आज ईवीएम पर, यह भी आश्चर्य का विषय है। ये सारे तथ्य हैं जो हैं। लेकिन अगर अमेरिका में कोई घटना घटती है कि ईवीएम को में गिनती गड़बड़ाती है और वीवीपैट से उसका मिलान होता है और करेक्शन हो जाता है, और वहाँ का प्रत्याशी कहता है कि हमने करा दिया, और हम सोचते हैं कि अगर ये मिलान नहीं होता, वीवीपैट नहीं होता तो क्या होता, तब उसको रीट्वीट रीपोस्ट करते हुए एलन मस्क ने कहा कि इलेक्टोरल जो वोटिंग मशीन है इसको हटाने का वक्त आ गया है, एआई के ज़माने में अब कुछ भी हो सकता है। ये बात वहाँ की है, यहाँ की नहीं है। अब हम लोग अपने यहाँ सोचते हैं जब अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है क्या? ये प्रश्न है, कोई एलन मस्क का प्रश्न नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं, मुद्दा है कि जब अमेरिका में ऐसा हो सकता है और एआई का ज़माना आ गया तो क्या यहाँ का ईवीएम अब भी सुरक्षित है? एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि ईवीएम सिस्टम पर कितने लोगों को भरोसा रह गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने यह बात उठाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम निजी एजेंसियों की बातों को नहीं मानते, कि वो बोलते हैं कि लोगों को भरोसा नहीं है। अभी हाल में भी CSDS का जो सर्वे आया था उसमें बताया गया था कि 45% लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ठीक है, आप प्राइवेट चैनल का सर्वे मत मानिए, सुप्रीम कोर्ट या सरकार अपने तरह से एक सर्वे करा लीजिए। अगर जनता को ईवीएम का भरोसा नहीं है तो क्या जबरदस्ती थोपेंगे? 35% हो या 45% हो, अगर भरोसा नहीं है इसका मतलब ये बड़ा सवाल है, यह एड्रेस करने का सवाल है। नहीं तो क्या विकल्प हो सकते हैं? क्या विकल्प हो सकते हैं? या तो फिर 6 महीने चुनाव चलते रहे, 6 महीने तक चुनाव होता रहे बैलेट बॉक्स के जरिए, या फिर वो 70, 80, 90 के दशक में चलते हैं वापस, क्योंकि 1992 के बाद ईवीएम आया और साल 2000 से फुल फ्लेज इस्तेमाल शुरू हुआ। आप पूछ लीजिए तब मैं बोलूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्या विकल्प हो सकते हैं? 70, 80, 90 के दशक में चलते हैं प्रेम कुमार जी, जहां पर जो बूथ कैप्चरिंग है वो घटना शुरू हो जाएगी। बूथ कैप्चरिंग तो आज पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आई जहां पर कई मतदाताओं के तो निशान पे वो सफेद टेप लगा दिया गया था, कई ईवीएम उठा के पानी में फेंक दिए, तालाब में फेंक दिए। तो मैं पारदर्शिता को लेकर सीरियस। विवेक जी आप बता रहे हैं, अगर आज की तारीख में नतीजे सर 200, आप मुझे प्रेम कुमार जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर ईवीएम मैनेज हो सकता तो 30 सीटें मैनेज नहीं हो सकती थी क्या? इंतजार कर रहा हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं, आपने जितने भी सवाल किए, बैलेट पेपर का लूटा जाना दिखता था, ईवीएम का लूटा जाना दिखता नहीं है। आप ये समझिए इस बात को। तो आज बड़ा सवाल है, तब कम नहीं, इसमें 2 सवाल है प्रेम कुमार जी। अव्वल तो क्या ये पॉसिबल है? अगर नहीं दिखता तो सेकेंडरी है, पहले क्या ये पॉसिबल है? पहले तो ये प्रूव करना होगा
क्या ईवीएम हैक किया जा सकता है? फिर चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा, फिर सारे दलों को आमंत्रित करेगा, बल्लो भैया हैक करके दिखाओ। हाँ, इसी से उस वक्त तो पूरी दुनिया से बुलाए गए थे। और मैं तो कहता हूं मस्जिद की कंपनी से आके कोई ये चैलेंज स्वीकार कर ले, अगर वो हैक कर दे तो फिर मैं इस पर भी डिबेट कर लूंगा, जैसे कि मिश्रा जी कह रहे थे। नहीं, आप सुन लीजिए, ईवीएम मशीन अगर 100% फुल चार्ज है, 100% चार्ज है आफ्टर इलेक्शन, तो ये सवाल है कि नहीं है? 8 घंटा 10 घंटा इस्तेमाल हो जाने के बाद ईवीएम मशीन उसका डिस्चार्ज नहीं होगा? 100% बैटरी पर सर कहां चलेगा वो? इसका जवाब कौन देगा? प्रेम कुमार जी, बैटरी भी हैक हो जाती है क्या? ऐसे ही तथ्यों से तो ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी, ठीक है, मणिशंकर पांडे जी, आपका क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर? देखिए, एक बार फिर से वही बात शुरू हो गई, 12 दिन के बाद ईवीएम का जिन फिर से बाहर आ गया, जिसकी आशंका जताई जा रही थी। तो मैं तो ये कहता हूं कि ईवीएम को एक बार लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग को एक मैराथन, एक हैकाथन का आयोजन कर ही देना चाहिए। देखिए विवेक जी, मैं अभी आर.के. मिश्रा जी का और अपने पैनल में बैठे साथियों की बात सुन रहा था जी। 12 दिन अभी चुनाव बीते हुए भारत का हुआ है। 12 दिन बीतने के बाद एनडीए की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के 7 शिखर सम्मेलन से लौट आए और वहाँ के जो विश्व स्तर की समस्याएं हैं उसको डिस्कस करके वो भारत लौट के चले आए। उन्होंने 100 दिन का एजेंडा सेट कर दिया कि मुझे अभी आगे 100 दिन में क्या क्या करना है। इससे घबरा करके कांग्रेस पार्टी उन सवालों पर सवाल नहीं उठा रही है, उन मुद्दों पर सवाल नहीं उठा रही है जिसको 1 नेशन 1 इलेक्शन, महिलाओं का जो बिल पास हुआ उसको पास करने का, गरीबों को बिजली देने का, ये जितने भी सेट किया है प्रधानमंत्री जी ने, इससे 12 दिन में प्रधानमंत्री की इज्जत भारत में और दुनिया में इतनी फैल गई है कि कांग्रेस उससे घबरा गई है। जो कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना बहुमत का विरोधी दल का नेता नहीं चुन पाई, वो अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है। मैं आर.के. मिश्रा जी बोल रहे थे, मैं नहीं समझता था, पता नहीं वो जमाना देखे हैं कि नहीं देखे हैं। जिस तरह से बूथों पर बैलेट पेपर पर लोग छीन लेते थे, काउंटिंग के समय उसमें तेजाब डाल देते थे, पूरा बक्सा का बक्सा जल जाता था, कत्ल होते थे, बलवा होते थे, उससे उब करके ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ था। और ईवीएम मशीन से चुनाव इतने दिनों से होते आ रहे हैं। जब ये जीत जाते हैं तब ईवीएम का सवाल नहीं उठाते हैं, जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम पर आ जाते हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि ये 12 दिन का जो समय बीता है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को और उससे संबंधित अनुसांगिक संगठन को भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कमियों पर भी टिप्पणी कर करके अपना विश्लेषण शुरू कर दिया कि हमारा वोट कम क्यों हुआ, मेरी सीट कम क्यों हुई। इस 12 दिन में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा विदेश जाना प्रधानमंत्री का, भारत में एजेंडा सेट करना, मंत्रियों को काम बांट देना, वो अपने कार्यालय में जाके बैठ गए। और कांग्रेस पार्टी विरोध दल का अपना नेता नहीं चुन पाई कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे, कि खड़गे नेता होंगे या XYZ नेता होंगे। अब वो मुद्दे को भटकाने के लिए ईवीएम लिया करके बीच में रख दिए। अब उस ईवीएम पर देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अपने गैर जिम्मेदाराना को छिपाना चाहते हैं और मुकाबला नहीं करना चाहते। राहुल गांधी अकेले थोड़ी है मणिशंकर जी, अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया। अखिलेश जी ने भी कहा कि भाई ये ईवीएम में जितने लोग भी हैं, राहुल गांधी नहीं, मैं इंडिया गठबंधन की बात कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी दिल्ली में पानी को लेकर के आप देखिए कितने शर्म की बात है। दिल्ली राजधानी है भारत की, पानी को लेकर के यहाँ की जनता मर रही है और सारे लोग हंडिया गगरी फोड़ रहे हैं। उसमें पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। इनको चुनाव दिखाई दे रहा है, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हम सब लोग मिल करके अब दिल्ली को पानी उपलब्ध करावें। ठीक है, मैं जनता पर उसके आंख को आंसू पोंछे। इनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा। विनय जी के पास जा रहा हूं, सवाल उठा करके मणिशंकर जी वापस आपके पास आ रहा हूं। पैदा करना चाहते हैं लोग देश में। क्या विनय जी इंडिया अलायंस का एक सूत्रीय एजेंडा है कि भारत के चुनावी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाइए, चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लाइए, ईवीएम को सवालों के घेरे में लाइए, जज को, न्यायालय को, मीडिया को, पत्रकारों को, जो भी हाथ पड़े उसको बस लपेट लो, बढ़िया से एकदम रगड़ डालो एकदम। विवेक जी, तब से मैं सबको सुन रहा था जी। मैं माफी चाहूंगा, आपके पास आने में थोड़ा मुझे वक्त लगा। चर्चा हमको लगा जी। नहीं, कोई नहीं। मैं अच्छा हुआ, सबको मैं सुन लिया हूं तो बात करने में ज्यादा आसानी होगा।
मैं सबको सुन रहा था, अभी मणिशंकर जी को सुना हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना हूं। बात यहाँ जीत हार की नहीं है विवेक जी। हमने तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, हराया है, और ऐसे ऐसे जगहों से हराया है जहां का ये रोना रोते थे, जहां का ये पाखंड पूरे देश में लेकर के चलते थे। ऐसे जगह चित्रकूट और क्या प्रयागराज और अयोध्या में हराया। बात जीत हार की नहीं है, बात यह है कि विश्वसनीयता की। जब ईवीएम पे न किसी पार्टी को विश्वास है, न जनता को विश्वास है, न किसी को विश्वास है, तो लोकतंत्र में होना क्या चाहिए? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर विश्वास नहीं है तो इतना रिजिड क्यों होना है? तो विश्वास नहीं है तो अयोध्या की जीत में भी आपको विश्वास नहीं होगा, आपको फैजाबाद प्रयागराज की जीत में विश्वास नहीं होगा, आपको चित्रकूट की जीत में विश्वास नहीं होगा। बात विश्वास की है। और आपने अगर एक मुकम्मल बड़ी जीत हासिल की है, मैं मणिशंकर जी आ रहा हूं, तो आपने एक बड़ी जीत हासिल की है तो उसका आधार ईवीएम है। विवेक जी, मैंने ये नहीं कहा कि ईवीएम जो है की वजह से जीते हैं या हारे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ईवीएम पे विश्वास ही नहीं है। अभी मणिशंकर जी कह रहे थे कि बैलेट पेपर पहले छीन लिए जाते थे। इतना लाचार है ये? क्या प्रशासन कहाँ है? क्या देश का प्रशासन जो है क्या ऐसे अपराधियों को रोक नहीं सकता है? कह रहे हैं कि कोई भी छीन लेगा, ऐसे कोई छीन लेगा? ऐसे कुछ नहीं चल रही है देश में, इस तरीके से छीन लेगा भाई। मेरे क्या मुख्तार बने रहेंगे सब? मेरे भाई ऐसे कोई छीन लेगा? जिस समय ये घटना हुई है, उस घटना के आप गवाह हैं कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं देखा है? आपको वो दौर आपको याद है कि नहीं है? अरे हमने तो बहुत कुछ देखा है, हमने तो बहुत कुछ देखा है। दिया बाती को भी देखा है, उस समय मैंने तो दिया बाती को भी देखा है। समय की सरकारों ने मैंने सुनिए देखा है। मैंने शंकर जी, मैंने दो बैलों की जोड़ी, बात सुनिए पहले, बीच में मत बोलिए। दो बैलों की जोड़ी बोलिए, पहले बात सुनिए हमारी। हमने आपके बीच में नहीं बोला था। हमने तो वो भी देखा है, आप अपने गैर विचारधारा के साथ सत्ता के लिए लोगों के साथ गलबैया खेलते थे। आज भी अपने गैर विचारधारा के लोगों के साथ सत्ता के लिए लाचार होकर के गलबैया खेल रहे हैं। आपका कौन सा अस्तित्व है? आपका विश्वास है गैर विचारधारा को, जिसको गैर विचारधारा कह रहे हैं, जिसको गैर विचारधारा कह रहे हैं, उसके साथ तो आपने सरकार चलाई है। आपकी कौन सी विचारधारा है? आप महबूबा के साथ विचारधारा की बात कर रहे हैं, महबूबा आपने सरकार चलाई है। विचारधारा, आपकी विचारधारा मेल खाती है क्या? 90 के साथ सरकार चलाने जा रहे हैं, उसी गैर विचारधारा। विनय भाई, मणिशंकर जी, विनय जी, आज देखिए डिबेट, जो मेरी डिबेट है आज की, एक सर, विनय जी, बात विचारधारा, बात देखिए सर, विनय जी, मणिशंकर जी, दोनों मेहमानों से देखिए मैं आग्रह करना चाहता हूं। विनय भाई, मणिशंकर जी, सुनिए मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं, विपरीत विचारधारा के साथ भी राजनीतिक पार्टियों ने कोलैबोरेशन किया है। विनय जी, आपकी पार्टी भी बीएसपी और कांग्रेस के साथ गई। राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है, मैं हमेशा कहता हूं। मैं नहीं विनय जी, मैं कुछ और बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं वही कह रहा हूं, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं के साथ ही राजनीतिक पार्टियां करती हैं। मेरा सवाल यह है कि जब आपने उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित कामयाबी हासिल की और मीडियम ईवीएम रहा, बेस जनता रही, जनता ने आपको सपोर्ट किया, तो किस जरिए सपोर्ट किया? ईवीएम के जरिए सपोर्ट किया। आप कह रहे हैं ईवीएम पर विश्वास नहीं है, ईवीएम पर एकमत नहीं है। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो लोग यही कहते हैं, वोट देते हैं हम किसी और को ज्यादा। अगर यही ईवीएम जो पे विश्वास आप विश्वास पैदा कर लेते, आज देश की जनता नहीं चाहती है, देश की पार्टी नहीं चाहती है, क्या मजबूरी है? जबरदस्ती आप ईवीएम थोप रहे हैं, क्यों थोप रहे हैं? क्या विकल्प क्या होने चाहिए? नहीं है, एलन मास्क कोई छोटी चीज नहीं। अगर वह इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र का एक बड़ा नाम है, अगर उसने कहा है तो एक बार विचार होनी चाहिए। ये नहीं कहते कि एलन मास्क हमारे देश में आकर के कोई राय देंगे। हमारे देश की जनता है, हमारी देश की जनता है, देश की जनता कह रही है ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। मणिशंकर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आर के मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। मणिशंकर जी,
मैं विनय सिंह जी से कहना चाहता हूं कि जी। अगर आपको ईवीएम पर इतना ज्यादा विरोध था, इतना विश्वास की कमी थी, तो आप इलेक्शन का बाइकाट कर दिए होते। पूरे चुनाव में जाने की आपको क्या जरूरत थी उस व्यवस्था में? जहां आपको के लिए नहीं, जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप उसमें आसिम मिश्रा जी के पास आ रहा हूं, क्या चुनाव का बहिष्कार एक ऑप्शन हो सकता है? ईवीएम पर रीजन नहीं हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आप उस नहीं बड़ा जी एक करके आर के मिश्रा जी आर के मिश्रा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए और धनंजय गिरी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। मणिशंकर जी थोड़ा वेट कीजिएगा, विनय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आर के मिश्रा जी लगता है बहुत गुस्सा आ गए मेरे से। आर के मिश्रा एक सेकंड, आर के मिश्रा जी को लेकर आइए, मैं आ रहा हूं मणिशंकर जी, और धनंजय गिरी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए मेरे साथ। आर के मिश्रा जी नाराज तो नहीं है, मुझे लगा थोड़ा सा गुस्से में लग रहे हैं आप। मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं, साल 2000 से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ। 2001 में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की सभी सीट पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। 2001 के बाद सारे चुनाव ईवीएम से कराए गए। इसमें 2 बार लोकसभा में आपकी सरकार बनी, यूपीए लेड सरकार बनी, और 3 बार एनडीए लेड सरकार बनी। 3 बार, ये तीसरी बार है जब रिजल्ट आए। बीजेपी इस बार अल्पमत में है। तो जब 25 साल से 5 इलेक्शंस फुल फ्लेज ईवीएम पर कराए जा चुके हैं, जिसमें 2 बार आपकी सरकार बनी और राज्यों में कई बार आपकी सरकार बनी है, वो गिनती नॉन स्टॉप है पिछले 25 सालों में, तो फिर बार बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा करना, और अलबत्ता यह कि आपको जब बुलाया जाए तो आप ईवीएम को हैक करने ना जाएं, ईवीएम का तोड़ ना बताएं। आज की तारीख में भी मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अगर चुनाव आयोग आपको बुलाए तो आप ईवीएम हैक करने जाएंगे? आप एज अ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष बताइएगा। और दूसरी बात यह कि ईवीएम का विकल्प क्या हो सकता है मिश्रा जी? देखिए, पहली बात तो तथ्यात्मक रूप से एक और उसमें जोड़ लीजिए कि 1982 में ही इसका प्रयोग प्रारंभ किया गया था और केरल के पारूर विधानसभा में इसकी शुरुआत हो गई थी। दूसरी बात ये देखिए विवेक जी कि ये जीत हार से जुड़ा हुआ केवल मसला नहीं है। अगर किसी तकनीक का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि हमें सहूलियत हो और उस तकनीक पे किसी भी कारण से भरोसा खत्म होता है, तो उसको बंद करने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है यही कारण है कि 2006 में नीदरलैंड ने जो इसका प्रयोग करता था उसने इसको बैन किया। 2009 में जर्मनी जो इसका प्रयोग करता रहा ईवीएम का, उसने उसको बैन किया। इटली ने बैन किया। फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। अमेरिका में प्रायः ये बैन है, कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट में ये अभी भी चल रहा है। और उसी से ये चर्चा आई प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनाव में। अभी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो वहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो उन्होंने ही ये इस पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि इसमें अनियमितता मिली। ये अच्छा था कि वहां पे 100% वीवीपैट के मिलान की व्यवस्था थी और इसलिए ये अनियमितता पकड़ में आई। मेरा ये कहना है कि केवल चुनाव में हार और जीत का मसला नहीं है, लोगों के भरोसे का मसला है। देखिए, पारदर्शी व्यवस्था, न्याय के बारे में कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। अभी सीएसडीएस के आंकड़े की बात कर रहे थे प्रेम जी भी कि 45% लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मैं कहता हूं अगर 45 लोगों को भी नहीं भरोसा है तब भी गंभीर बात है, और अगर देश के ज्यादातर लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो क्या विकल्प के बारे में नहीं, चुनाव आप आयोग जिस भी प्रेम जी जिस भी सर्वे की बात कर रहे थे, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग एज अ स्पोक पर्सन है। उसके सैंपल साइज क्या रहा होगा? 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से सैंपल साइज अगर 45% का आप दावा कर रहे हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि 30-40 करोड़ के लोगों के बीच ये सर्वे किया गया होगा। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा सैंपल साइज होगा तो हम उस डेटा पर जाएं या उस डेटा को एज इट इज ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसी निजी संस्था के डेटा पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। दूसरी बात है, जिन देशों की मिश्रा जी आप बात कर रहे हैं, वहां की आबादी कितनी है? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। अमेरिका कितनी है? 33 करोड़, 34 करोड़। हमारे देश में वोटर ही 100 करोड़ के लगभग है, और वो तो अभी 2011 के बाद सेंसस नहीं कराया गया है। तो चुनौतियां दूसरे लेवल पर भी हैं। जहां तक आप लोगों का संदर्भ है तो आप लोगों के संदर्भ को चुनाव आयोग एड्रेस करेगा। मैं तो वही कह रहा हूं, विकल्प क्या हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी क्या विकल्प देखती है इसका? जल्दी से इसका जवाब, फिर धनंजय गिरी के पास जा रहा हूं। विवेक जी यही मैं कह रहा हूं कि देखिए, इसमें जीत हार से इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ज्यादातर लोगों को, अभी आपने कहा ना कि विपक्ष इंडिया गठबंधन के लोगों को भरोसा नहीं है, तो इंडिया गठबंधन कोई छोटा सा ब्लॉक थोड़े ही है। अभी भी बुरी स्थिति में भी 237 सीट हमारे पास है। तो अगर देश के आधे आबादी
को या आधे लोगों को भरोसा नहीं है, अगर विपक्ष को भी आप कहें, तो वैसी स्थिति में क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये मेरा चुनाव आयोग को इस सवाल पर है। विचार करना क्या चाहिए। चुनाव आयोग को मैं इस बारे में विचार आपके चाहिए? साथ हूं। और क्या विकल्प हो मैं इस सकते बारे हैं? में आपके साथ हूं कि अगर आप सवाल उठा रहे तो चुनाव आयोग इसको एड्रेस करे, और ना सिर्फ एड्रेस करे बल्कि इसको रेक्टिफाई करे, जो पहले भी चुनाव आयोग करता रहा। ऐसा नहीं पहले इतिहास में इस पर कभी कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं एक हुई। बात विवेक जी, अंतिम में 5 सेकंड में कर दूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल क्यों है जो ईवीएम से चुनाव कराने के जिद पर ठीक है, अड़ी इसका हुई जवाब है? धनंजय गिरि जी। कहीं वहां तो जी। दाल में कुछ काला नहीं है। जी धनंजय जी। विवेक जी, दाल में काला नहीं, पूरी कांग्रेस ही काली है। समस्या यह है कि पूरी कांग्रेस इस कालीमा में जुड़ी हुई है। अगर देखिए, आपको विश्वास नहीं था तो आप सुप्रीम कोर्ट पे केस भाई साहब आपके पीछे में नहीं बोला था। एक एक करके सर भाई साहब एक करके आर के मिश्रा जी एक करके धनंजय गिरि जी के साथ प्रेम कुमार जी को लेकर आएगा। मिश्रा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, वापस फिर आऊंगा। धनंजय गिरि जी। विवेक जी, आज 12 दिन हो गए चुनाव हुए, हम लोग 12 दिन के बाद बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस को इस देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, इस देश के 100 करोड़ वोटर, महान जनता का, उसका कोई इतना दिन में नहीं लगा। और विदेश के एक व्यक्ति ने, एलन ऑक्टियोबियो ह्यूम ने बनाई थी, और एलन मस्क के ट्वीट से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उसके साथ पड़े। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत माता को और भारत की संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास लगातार करते रहे। और हम इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति, इस देश की मान्यता, इस देश के न्यायालय, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं, कभी आप देखिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन की, कभी मीडिया पर सवाल, कभी देश की जनता पर सवाल, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग पर सरकार। अरे क्या बचा है जो थोड़ा है, किसको आपने छोड़ा है? और उस देश की महान जनता जिसने आपको गलती से ये वोट दे दिया, आपके झांसे में आकर के, उसका भी आप अपमान कर रहे हैं। और अगर कोई सुझाव है आपके पास तो चुनाव आयोग जाइए, कोर्ट जाइए। कोर्ट में मामला चुनाव के दौरान चल रहा था, और उस दौरान ये जो जजमेंट आया है, आज 12 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, उस 12 दिन में आप लगातार खुश थे। किस राजनीतिक दल के वहां मिठाई नहीं बटी है विवेक जी? आपके पास तो सबके विजुअल्स होंगे। किसने उत्साह नहीं बनाया है? किसके यहाँ ढोल तमाशे नहीं बजे हैं? और आज धनंजय गिरि जी जो बात मिश्रा जी ने कही, पूरी व्यवस्था से बड़ी आपके एलन मस्क का ट्वीट है। जी ठीक है, जो बात मिश्रा जी ने कही कि भाई 237 सांसदों का ब्लॉक है इंडिया ब्लॉक, अगर वो ईवीएम को लेकर कुछ कह रहा है तो क्या चुनाव आयोग को एड्रेस नहीं करना चाहिए? मैंने इसका कब कहा कि नहीं करना चाहिए? चुनाव आयोग ने तो खुद ही बुलाया था कि आइए हैक करके बताइए। चुनाव आयोग के साथ कोर्ट में आप चले गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो आप जुडिशियल एक्टिविज्म को नहीं मानते, देश की संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते, देश की जनता को नहीं मानते, आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको आप देख लीजिए, चुनाव आयोग ने जो एफिडेविट दिया उसको देख लीजिए। अगर आपको उसमें कोई तो पूरक आप उसमें इंटरवेनर बन सकते थे, आईबी पिटीशन फाइल करने का आपके पास अधिकार है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट में? आप क्यों नहीं चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं? आप क्यों नहीं हैक करके दिखा रहे हैं? सिर्फ हंगामा खड़ा करना अगर मकसद है तो फिर अलग। ठीक है, प्रेम कुमार जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मणिशंकर जी और विनय जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है? एक बात तो ये है कि जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं उसको इस बार 40.6% वोट मिले हैं, इंडिया ब्लॉक को 40.6% है। मिले किसके जरिए प्रेम कुमार जी? ईवीएम में बटन दबाकर मिले हैं। अब सवाल उसी की पारदर्शिता को ले, कमाल है मतलब। हाँ। मैं तो बहुत अभिभूत हो जाता हूं कभी कभी। आप 41% वोट की बात कर रहे हैं, मिले कैसे? ईवीएम पर बटन दबा के, फिर वही ईवीएम बेचारी सवालों के घेरे में। हाय रे हाय ईवीएम। आप सुनिए ना जी सर बताइए। अगर जो बुराइयां सामने आई हैं ईवीएम को लेकर के, जितने मामले हैं उसको देखिए तो ये बाजी पलट जाती है। अगर ईवीएम में सही से होता तो आज अपोजिशन सत्ता में होता और सत्ता अपोजिशन में होता। ये मत बोलिए ईवीएम पर सवाल उठे हैं, और मैंने कहा कि एक दो सवाल नहीं, कई सवाल उठे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी न किसी पर भरोसा करना होगा, चुनाव आयोग पर करिए, अभी उनके पास समय नहीं है, तो कर रहे हैं हम भरोसा। लेकिन आप कहते हैं कि हैक करके दिखाओ। अरे मेरे घर में चोरी होगा तो हम चोर बन के दिखाएंगे, तब आप मानेंगे कि चोरी हुई क्या? हम नहीं जानते हैकिंग कैसे होती है, हम नहीं दिखा सकते हैकिंग कैसी, लेकिन हैकिंग हो रही है, हमें दिख रहा है। भाई ईवीएम में 100% चार्ज कैसे है ईवीएम? हम सवाल उठा रहे हैं। कैसे बम्बई पुलिस ये जांच करके सामने ला रही है? हम तो नहीं ला रहे हैं, इसी सिस्टम ने लाया है ना। ये सारी चीजें हैं।
तो हम सवाल कैसे न मणिशंकर जी। उठाएं? आप बोले हैक करके दिखाओ तभी हम सुनेंगे। भैया तो हैकर ले आते कहीं से प्रेम कुमार जी, हैकर ही तो लाना था। करोड़ों करोड़ चुनाव में खर्च हो जाते हैं, विवेक जी, कोई विवेक जी, कहीं बढ़िया से कि हैकर उठा लाते, चुनाव आयोग के सामने बिठा देते। विवेक जी, नहीं, जिनको हैक करना आता है वो तो आराम से कर देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम क्यों साबित करें? जी, हमारा चुनाव लूट रहा है, हम देख रहे जी, हैं, हम सवाल मैं उठा रहे धनंजय गिरि जी, हैं। मैं आ रहा हूं। हमारे मणिशंकर देश जी की इसका जवाब सरकार दे, इसकी मैं आ जांच रहा हूं कराए, धनंजय गिरि जी, चुनाव मणिशंकर जी और आयोग विनय इसकी जी, जांच कराए, मणिशंकर जी, न्यायालय विनय कराए। जी, ठीक है प्रेम कुमार जी वापस आ रहा हूं। मणिशंकर जी, विवेक जी, अभी आर के मिश्रा जी और गिरी जी और सारे साथी हमारे बोल रहे थे, चुनाव प्रक्रिया पर अगर कहीं संदेह है तो दुनिया में, देश में चर्चाएं होती हैं, उसका विधान खोजा जाता है, उसके विधान बनाए जाते हैं। इसमें परिवर्तन करना कोई बुरी बात नहीं है, डिबेट करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं, चुनाव आयोग में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में इसको उठा रहे हैं, इस चुनाव से मत जोड़िए। आप बार बार जो इस चुनाव हुआ है इसको आप हैक कर रहे हैं। इस चुनाव करने की बेईमानी से हो गया और एनडीए गठबंधन जीत गई। आपकी मंशा जो है ये चुनाव के नतीजे पर, अब मतदाताओं के विश्वास पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप उनके मत जो कर करके जिसको जिताए हैं उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप व्यवस्था पर सवाल उठाइए। एक लंबा डिबेट है, 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव आएगा, तब तक व्यवस्था अगर पूरे देश की जनता, पॉलिटिकल पार्टियां मानती हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं उसके विपक्ष में नहीं हूँ। ठीक है विनय जी, अगर आप अच्छे तो चुनाव आयोग का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया गाड़ी दौड़ाइए। एलन मस्क के ट्वीट को रिट्वीट करने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? इसके अलावा क्या चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाएं, चुनाव आयोग के लिए शिकायत डालें? विनय जी, जल्दी से आपको छोटा जवाब। देखिए, मैं आपसे यही इतना ही बताना चाहूंगा, अगर जनता का विश्वास नहीं है, पार्टियों का विश्वास नहीं है, तो अवश्य जो है उस पर जो है एक बार जो है विचार करना चाहिए। आपने अभी कहा कि कितने सैंपल साइज सर्वे हो सकता है। 5000 सैंपल साइज पर आप लोग 400 सीटें ले आकर के सरकार बना देते हैं, तो क्या 10,000 सैंपल साइज पे क्या हम सर्वे नहीं कर सकते? आज मीडिया 5000 के सैंपल साइज पे सबका भविष्य बता देती है, तो क्या अगर हम सर्वे कराते हैं और जनता के बीच जाते हैं तो क्या 10,000 के सैंपल साइज पे हम जो है हम ये पता नहीं कर सकते कि जनता का मूड क्या है? मुझे लगता है कि ये विवाद और ये सवाल जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। हालांकि जीतने वाली जो पार्टी होती है वो कभी ईवीएम को लेकर बात करती नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो चाहे फिर कोई भी दल हो। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ईवीएम को एक बार फिर से विलेन बनाया जा रहा है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या ईवीएम से चुनाव होने चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग समय समय पर ईवीएम को लेकर स्पष्टीकरण देता रहा है, लेकिन फिर भी ईवीएम को लेकर विवाद जारी